नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी और इस फर्स्ट यूनिट में जो हमारा लास्ट का टॉपिक बचा है वो देवनागरी लिपि की विशेषताएं। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा, देवनागरी लिपि की मानकीकरण। उसके बाद में हमारा ये फर्स्ट यूनिट है यूजीसी नेट के लिए कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट यूनिट हम चलेंगे। तो आज के लिए हमारा देवनागरी लिपि की विशेषताएं टॉपिक है, इसको क्लियर करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और यूजीसी नेट जेआरएफ की पेपर अभी करीब होने की पूरी संभावना है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, टाइम का सदुपयोग कीजिए और आने वाली सभी भर्तियों के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हमारी देवनागरी लिपि तो हिंदी भाषा के लिए उपयोगी है, इसीलिए यह सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है हिंदी से संबंधित। तो चलो अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है जो बहुत ही उपयोगी है और यह व्याकरण से संबंधित है, क्योंकि हिंदी भाषा में जो लिपि का उपयोग किया जाता है वो देवनागरी लिपि है और यह एक ब्राह्मी लिपि का ही भाग है, यानी उसका अंश है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। तो सबसे पहले इसका उपयोग मिला था गुजरात के एक शिलालेख पे, गुजरात में मिला था शिलालेख पे, और तब से लेके यह लिपि आज तक बहुत ही मान्य है और हिंदी के लिए तो बेस्ट लिपि है। तो अब हम पढ़ते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि पर प्राय दोषारोपण होता रहा, यानी इसमें बहुत सारे दोष निकाले जाते हैं और जाते थे और जाते अभी भी दोष निकाले जा रहे हैं कि इसमें वर्णों की संख्या अधिक है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि यहाँ वर्णमाला का वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। यानी देवनागरी लिपि की जो वैज्ञानिकता जो देवनागरी लिपि क्या है, इसमें वर्णों की वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता मतलब क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। पूरी वर्णमाला इसमें वर्ण सभी ध्वनियों को प्रस्तुत करने में सक्षम है, यानी जो भी वर्ण है ये ध्वनियाँ प्रस्तुत करने में सक्षम है। पूरी वर्णमाला पहले स्वर फिर व्यंजन में वर्गीकृत है, यानी पूरी वर्णमाला ही दो भागों में बटी हुई है, स्वर और व्यंजन। स्वरों का वर्गीकरण भी एक स्वर वर्ण के पश्चात दीर्घ वर्ण निश्चित है। तो स्वरों में भी क्या है, दीर्घ और लघु दोनों स्वर आते हैं, जैसे निश्चित है दीर्घ के अंदर, और जैसे ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ और ए, ये सारे क्या है, ये वर्ण स्वर है सबके सब। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कंठस्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अंतस्थ, उसमें संयुक्त वर्ण व्यंजन व द्विगुण व्यंजनों के रूप में वर्गीकृत है। तो जो व्यंजन वर्ण है ये हमारे उच्चारण स्थान दिए हुए हैं, जिनको मैं आगे आपको बता दूंगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्गीकरण व्यंजनों किस प्रकार होता है। पुनः व्यंजनों को अलप प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी विशेषता किसी अन्य लिपि में नहीं देखी जा सकती, नहीं पाई जाती। तो हमारी देवनागरी लिपि की ये विशेषताएं हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्वर व्यंजनों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी स्वर का उच्चारण करते हैं तो इसमें किसी अन्य मतलब उसमें स्वरों की आवश्यकता नहीं पड़ती, न व्यंजनों की आवश्यकता पड़ती है। स्वर खुद ही स्वतंत्र उच्चारण होते हैं, परंतु व्यंजन के उच्चारण में अन्य ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है। और व्यंजन जो हम का मतलब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसमें स्वरों की उपयोगिता और उसकी सहायता लेनी पड़ती है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, यानी देवनागरी लिपि है वो अक्षरों के माध्यम से समझी जाती है। यह विशेषता अन्य लिपियों में नहीं पाई जाती। इस लिपि में शब्दों को लिखने के क्रम में स्वर और व्यंजन वर्ण अलग अलग नहीं लिखे जाते, बल्कि संयुक्त होकर पूर्ण अक्षर का निर्माण करते हैं। तो इस लिपि में क्या है, स्वर और व्यंजन अलग अलग नहीं लिखे जाते हैं, कहने का मतलब है, मतलब इसमें संयुक्त रूप से भी पूर्ण रूप का अक्षर भी इसमें देते हैं। जैसे कमल, कलम, इसमें देखो अलग नहीं लिखा जा सकता। कै के साथ अगर ए की ध्वनि भी आ रही है, मैं के साथ ए की आ रही है, लय के साथ ए की आ रही है, तो इस प्रकार दोनों पूर्ण रूप से संयुक्त होकर बोले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में
अक्षरात्मक लिपि में वर्ण के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मात्राओं का प्रयोग हो सकता है। यानी अक्षर जो लिखते हैं लिपि में, उसमें जो हमारे जो वर्ण है वो कहीं भी लिखे जा सकते हैं। सॉरी वो मात्रा है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी इसमें वर्णों या स्वरों के लगा सकते हैं, परंतु उच्चारण पहले वर्ण का होगा, उसके बाद मात्रा उच्चारित होगी। तो उच्चारण करते समय क्या वर्ण पहले बोला जाएगा, उसकी मात्रा बाद में बोली जाएगी। जैसे कोमल, दोमट, कुम्हार, तो पहले वर्ण बोले जाते हैं, उसके बाद उसकी मात्राएं बोली जाती है। उसके बाद में अक्षरात्मक लिपि अक्षर प्रयोग के कारण कम स्थान घेरती है, जबकि वर्णात्मक लिपि वर्णों के प्रयोग पहले प्रयोग के कारण समय, श्रम और स्थान सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। अक्षरात्मक लिपि क्या है, समय कम लेती है, टाइम भी कम लेती है, जगह भी कम लेती है, लेकिन ऐसा वर्णात्मक लिपि में नहीं होता है। इसमें बहुत सारे मतलब जगह का भी इशू होता है, उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है और समय भी ज़्यादा लगता है। जैसे जिस प्रकार वर्णात्मक लिपि कैसी होती है, वर्णात्मक लिपि देखो यहाँ लिखी गई है, देखो ये तो हमारी अक्षरात्मक लिपि राम, कृष्ण, शंभु, और ये है वर्णात्मक। जैसे देखो राम 2 अक्षरों में है, तो जो वर्णात्मक में है 4 अक्षरों में 4 वर्ड्स में दे रखे, जैसे RAMA, और जैसे कृष्ण में KRISHNA, और ऐसे संभव में SAMBHVA। तो ऐसे वर्णात्मक क्या है, समय भी ज़्यादा लगता है, स्थान भी ज़्यादा घेरता है, और क्या ये प्रयोग में सभी इसका स्थान भी अधिक घेरती है। तो इस प्रकार अक्षरात्मक लिपि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। उसके बाद में देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है, परंतु रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। अब देखो देवनागरी लिपि में क्या है, न और न के लिए क्या है, सिर्फ न ही, मतलब रोमन लिपि में n ही अक्षर लिखा जाता है, और द और ड जो देवनागरी लिपि में जो वर्ण है उसको रोमन लिपि में अक्षर क्या है, सिर्फ D है। तो इस प्रकार इसमें ध्वनियाँ में ऐसा नहीं है, रोमन लिपि में ज़्यादा मतलब वर्ड्स नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है तथा प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित ध्वनि भी निकलती है। तो देवनागरी लिपि प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या एक निश्चित वर्ण निश्चित किया गया है और ध्वनि भी निश्चित की गई। जैसे ऊष्म व्यंजन में श को लेकर मतलब सजग रहे हैं, तो अंतर स्पष्ट हो गया कि तालव्य श ये, मूर्धन्य श ये, और दंतय श का प्रयोग ये होता है। यानी तीनों का स्थान अलग अलग उच्चारित होता है और तीनों की ध्वनियाँ ही उच्चारित होती है। जैसे स और श, ये तीनों ही अलग अलग अक्षर है और ध्वनियाँ है। र ध्वनि के लिए 4 वर्ण प्रतीक एक ही वर्ण के 4 कोणीय परिवर्तन मात्र है, जैसे राम, कृति, क्रम, त्रिशूल। जैसे देखो ये र पूरा लिखा गया, यहाँ क के नीचे र लगाया गया तो कृति हो गया, और एक मैं पे र लगा दिया रैप वाला तो ये हो गया कर्म, और ये तय के सागे र लगा दिया तो ये त्रि बन गया। तो इस प्रकार र की ध्वनि भी 4 वर्णों में प्रतीक दी गई है। और सी से क, ए से ए तथा आ ए तीनों ध्वनियाँ निकलती है। जैसे कैक, कट, कार, बट, ये देखो इस प्रकार सी से ध्वनियाँ निकलती है। उसके बाद देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए निश्चित उच्चारण है, परंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग ध्वनियों के साथ अलग अलग उच्चारित होता है। जैसे कॉल में सी का उच्चारण देती है और सिटी में सी का स का उच्चारण देती है। तो जैसे काल में क का हो गया और इसी सी का स में चेंज हो गया, तो इसमें निश्चित उच्चारण स्थिति नहीं है। हमारे देवनागरी लिपि में निश्चित उच्चारण स्थिति है। देवनागरी लिपि में मूककरण यानी साइलेंट लेटर जैसी समस्या नहीं है, परंतु रोमन लिपि में ऐसी समस्या है। रोमन लिपि में शब्द लिखे कुछ और जाते हैं और उच्चारित कुछ और होते हैं। जैसे नॉलेज में के मूक वर्ण, डब्ल्यू व डी भी मूक वर्ण है। जैसे KNOWLEDGE, इसमें नॉलेज बोलेंगे तो न तो के बोला जाएगा, न मतलब डी बोला जाएगा, और न ही डब्ल्यू बोला जाएगा। ऐसे ही नाइफ में क मूक हो गया तो के मूक हो गया, यानी साइलेंट हो गया। इस प्रकार अब देखो आगे, देवनागरी लिपि में सभी वर्णों में लिखना आसान है। देवनागरी लिपि के वर्णों को लिखने के लिए एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा और एक अर्धवृत्त रेखा का सहारा लिया जाता है।
खड़ी रेखा, पड़ी रेखा और अर्धवृत्त का सहारा लिया जाता है। तो सबसे आसान लिपि है देवनागरी लिपि। एक वैज्ञानिक लिपि है। शिरोरेखा के कारण भी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्पष्ट होती है। यानी जो लिखते हैं वर्ण, उसमें क्या हमें एक जो जैसे ये लिखते हैं ना, जैसे लिख दिया जैसे कमल ऐसे लिख दिया, तो इसमें ये जो रेखा खींचते हैं, जो जैसे दूसरा देखते हैं, जैसे रेखा लिख दिया रेखा, तो इसमें ये लाइन ऐसे ऊपर से जाएंगे तो इसको बोलते हैं शिरोरेखा। तो ये लिखने के बाद सुंदर भी हो जाती है और बोलने में भी आसानी हो जाती है और लिखे हुए अक्षर भी सुंदर लगते हैं, क्योंकि इसमें कारण वर्णों व शब्दों के बीच अंतर भी किया जा सकता है। तो यह देवनागरी लिपि की विशेषताएं थी, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट है और हमें देवनागरी लिपि की विशेषताओं जानकारी होना अति आवश्यक है, वरना हम समझ नहीं पाएंगे देवनागरी लिपि वास्तव में है क्या, इसकी क्या विशेषता है, क्या उपयोगिता है और हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो इस प्रकार यह आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, आने वाले सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। और नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे देवनागरी लिपि की मानकीकरण। उसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट और नेक्स्ट यूनिट की ओर हमें बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।